नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एंशियंट हिस्ट्री केसी श्रीवास्तव का बुक प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा दोस्तों अध्याय नंबर 3 चल रहा था, जिसका आज हम लोग टॉपिक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेसन का नाम है दोस्तों, यानी इस अध्याय का नाम है दोस्तों आदि इतिहास, धातु काल का प्रारंभ, जिसका 5वां टॉपिक राजनैतिक संगठन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 3 आदि इतिहास में धातु काल का प्रारंभ में टॉपिक नंबर 5 राजनीतिक संगठन। सैंधव नगरों की शासन व्यवस्था के विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। इस संबंध में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा का शासन सुदृढ़ दुर्गों द्वारा होता था। इन दुर्गों में बहुसंख्यक केंद्रीय अधिकारी निवास करते थे। वे सार्वजनिक भवनों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराते थे। ठीक है, जीर्णोद्धार कराते थे। आगे, तथा श्रम मूल्य भार आदि में एक रूपता स्थापित करने का प्रयास करते थे। ठीक है, आगे है, संभवतः उनका एक राजा भी होता था जो पुरोहित होता था और देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता था। आगे है, जनता से कर के रूप में अनाज लिया जाता था। प्रत्येक नगर के विभिन्न भागों में प्रायः रक्षकों की भी व्यवस्था थी। शासन में धर्म तत्व की ही प्रधानता थी। सैंधव सभ्यता के विस्तार के बावजूद भी इसमें जो एकरूपता दिखाई देती है, उससे ऐसा लगता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी भाग के शासन केंद्र थे। आगे दोस्तों, स्टुअर्ट पिगट ने इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। ठीक है, आगे दोस्तों, मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। ठीक है, आगे है, कुछ विद्वानों की मान्यता है कि सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी कालीबंगन में थी। मेसोपोटामिया के सारगोन युगीन शासकों के शामान सैंधव नरेशों ने भी संपूर्ण सिंध प्रदेश को एक छत्र शासन के अंतर्गत संगठित कर लिया था। संभव है वे विशाल उपाधियां भी धारण करते थे, किंतु सैंधव शासक युद्ध प्रिय नहीं थे तथा विजय एवं साम्राज्य विस्तार में उनकी रुचि नहीं थी। इसलिए इसकी अपेक्षा वे व्यापार वाणिज्य में रुचि लेते थे। इसी कारण कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इस समय का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। बीबी लाल का अनुमान है कि सैंधव काल में कई छोटे बड़े राज्य रहे होंगे तथा प्रत्येक का अलग अलग मुख्यालय रहा होगा। जैसा कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों की स्थिति में दिखाई देता है, इस प्रकार सैंधव काल की राजनैतिक व्यवस्था के विषय में हम निश्चित रूप से कुछ भी कह सकने की स्थिति में नहीं हैं। आगे दोस्तों, बौद्धिक पक्ष हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं बौद्धिक पक्ष, इसे देख लेते हैं दोस्तों। चलिए आइए बौद्धिक पक्ष देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता के विभिन्न केंद्रों से जो उत्कीर्ण मुद्राएं मिलती हैं, वे इस बात की निश्चित प्रमाण है कि इसमें लिपि का प्रचलन था, किंतु दुर्भाग्यवश लिपि के अपठित होने के कारण यहाँ के निवासियों के बौद्धिक पक्ष के विषय में बहुत कम ज्ञात है। अधिकांश विद्वानों ने उनकी लिपि को चित्राक्षर बताया है। इसके लगभग 400 अक्षर ज्ञात हैं। लिपि चिन्हों में स्पष्टता, विस्तार और विभिन्नता है। सामान्यतः यह दाएं से बाएं को लिखी जाती थी। बीबी लाल ने कालीबंगन की खुदाई से दो मृतपिंड, ठीक है, टेराकोटा केक्स जिसको बोलते थे, मृतपिंड ऐसे प्राप्त किए हैं, जिन पर सैंधव लिपि में लघु लेख खुदे हुए हैं। इसके आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि लिपि की लेखन दिशा दाएं से बाएं ओर ही थी। कहीं कहीं पंक्ति बदले जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं।
इस पद्धति को ब्रुस्टोफेडन कहा जाता है। इस लिपि का भाषा निर्धारित कर सकना दुष्कर है, यानी बहुत ही मुश्किल है। कुछ विद्वान इसे संस्कृत तथा कुछ द्रविड़ कहते हैं। एस.आर. राव ने इसे पढ़ लेने का दावा किया है, किंतु बीबी लाल आदि विद्वान उनके पाठ को संदिग्ध मानते हैं। हाल ही में भागलपुर, बिहार के एक परिवहन अधिकारी एन के वर्मा तथा बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण पाठक ने इस लिपि को पढ़ लेने की बात कही है। वर्मा के अनुसार उन्हें यह सफलता 14 वर्षों के गहन अध्ययन व शोध के बाद प्राप्त हुई है, किंतु इसका अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं है। सैंधव भवनों के निर्माण की सुनिश्चित योजना को देखते हुए ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे ज्यामिति के कुछ सिद्धांतों से अवश्य ही परिचित रहे होंगे। उनके भार माप के पैमाने सुनिश्चित थे। बाटों में अद्भुत समता दिखाई देती है। मापतौल में द्विचर प्रणाली का प्रयोग होता था, जिसके अनुसार 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 320, 1600 तथा 3200 तक की संख्याओं को नियोजित किया जाता था। बाट के रूप में 16 अथवा उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था। यहाँ के लोग दशमलव पद्धति से भी परिचित थे। ठीक है, यहाँ के लोग दशमलव पद्धति से भी परिचित थे। आगे देखते हैं दोस्तों अंत्येष्टि क्रियाएं। आइए, व्हीलर महोदय ने हड़प्पा से जो खोजें की हैं उनसे यहाँ के निवासियों के अंत्येष्टि संस्कारों के ऊपर कुछ प्रकाश पड़ता है। यहाँ से 3 कक्षों वाला एक विस्तृत कब्रिस्तान R37 मिलता है, जिससे स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि मृतकों को पूर्ण रूप से दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। कभी कभी शवों को खुले मैदान में जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, यानी अंतिम संस्कार है दोस्तों, अंत्येष्टि क्रियाएं मतलब। ठीक है, याद रखिएगा। आगे छोड़ दिया जाता था और इसके बाद बची हुई अस्थियों को समाधिस्थ करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, समाधिस्थ करते थे। आगे, ऐसी आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहवलपुर के स्थल से मिलते हैं। हड़प्पा की समाधियों में शवों के सिर अधिकतर उत्तर दिशा की ओर रखे गए मिलते हैं। यही सामान्य प्रथा प्रतीत होती है, किंतु कहीं कहीं इसका अपवाद भी देखने को मिलता है। जैसे कालीबंगन में दक्षिण उत्तर, लोथल में पूर्व पश्चिम तथा रोपड़ में पश्चिम पूर्व दिशा में लिटाए गए शव प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरी प्रथा दाह कर्म भी प्रचलित थी। इसमें शवों को जलाकर भस्मों को घड़े में रखकर समाधियों में गाड़ा जाता था। कभी कभी घड़ों के भीतर भौतिक जीवन में काम आने वाले अनेक वस्तुएं जैसे बर्तन, आभूषण आदि भी रख दी जाती थी। यह इस बात का द्योतक है कि इस युग के लोग मरणोपरांत जीवन में आस्था रखते थे। सुरकोटदा की खुदाई से कलश शवाधान का साक्ष्य मिलता है। दोस्तों कहीं कहीं सुरकोटदा लिखा है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि वही चीज़ है ना। हाँ, आता हुआ चीज़ भी कभी मिस्टेक होता है, कोई नहीं, उसके लिए माफ़ करिएगा। क्या था, हम कहाँ थे हम लोग? सुरकोटदा की खुदाई से कलश शवाधान का साक्ष्य मिलता है। सामान्यतः एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, किंतु कालीबंगन तथा लोथल में क्रमशः 1 या 3 युगल समाधिकरण के उदाहरण भी मिलते हैं। राव इसे सती प्रथा का घोतक मानते हैं, किंतु यह निष्कर्ष संदिग्ध है। ठीक है, मतलब इस पर डाउट है, अभी भी कोई फिक्स नहीं हुआ है। आगे तिथि देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस भी आते हैं। सैंधव सभ्यता की तिथि का निश्चित रूप से निर्धारण कर सकना कठिन है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से निर्माण एवं पुनर्निर्माण के 7 स्तर प्रकाश में आए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कम से कम 1000 वर्षों तक इस नगर का अस्तित्व रहा होगा। मार्शल इसकी तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक मानते हैं। अर्नेस्ट मैके इसकी तिथि ईसा पूर्व 2800 से 2500 मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स 2700 से 2500
मानते हैं तथा सी जे गैड ईसा पूर्व 2350 से 1700 निर्धारित करते हैं। संपूर्ण उपलब्ध प्रमाणों की समीक्षा करने के पश्चात व्हीलर महोदय का निष्कर्ष अपेक्षाकृत अधिक तर्कसंगत लगता है, जो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इसकी तिथि निर्धारण करने के पक्ष में है। ठीक है, व्हीलर ने यह निष्कर्ष पश्चिमी एशिया से मिली हुई 12 सैंधव मुहरों तथा ऋग्वेद में अंतर्निहित साक्ष्यों के आधार पर निकाला है। चूंकि सैंधव सभ्यता का मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध सारगोन युग में ही अधिक था, अतः कहा जा सकता है कि यह ईसा पूर्व 2400 के लगभग स्थापित हुआ होगा। ईसा पूर्व 1500 के बाद की कोई भी मुहर मेसोपोटामिया के स्थलों से नहीं मिलती, अतः इसे सैंधव सभ्यता का अंत कहा जा सकता है। व्हीलर ने सैंधव सभ्यता की अंतिम तिथि का समर्थन ऋग्वेद के साक्ष्य से किया है। इससे पता चलता है कि इंद्र ने रक्षा प्राचीरों से युक्त नगरों को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण उसे पुरंदर कहा गया। आगे मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। ऐसा लगता है कि आर्यों ने उनके ऊपर आक्रमण कर नगरों को ध्वस्त किया तथा फिर भागते हुए नागरिकों की सामूहिक हत्या कर दी। अतः इस नरसंहार के लिए इंद्र को दोषी कहा जा सकता है। भारत में आर्यों का आगमन ईसा पूर्व 1500 के लगभग हुआ। यही सैंधव सभ्यता की अंतिम तिथि मानी जा सकती है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, कालीबंगन, लोथल, एक सेकंड दोस्तों, कोटदीजी, लोथल, रोजदी, सुरकोटदा तथा बाड़ा से जो रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त की गई हैं, उसके आधार पर सैंधव सभ्यता की तिथि ईसा पूर्व 2300 से 1700 तक निर्धारित होती है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। ठीक है, आगे देखते हैं सभ्यता का विनाश। इसे देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, सभ्यता का विनाश ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतनोन्मुख रही। इस काल के बर्तन निम्न कोटि के हैं। प्राचीन भव्य भवन छोटे छोटे कमरों में विभक्त हैं। अंततोगत्वा द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गई। मार्शल मैके, एस.आर. राव आदि कई विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता का विनाश एकमात्र नदी की बाढ़ के कारण हुआ। सैंधव नगर नदियों के तट पर बसे हुए थे, जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से पता चलता है कि कई बार इन नगरों का पुनर्निर्माण किया गया। प्रत्येक बार भवनों का निर्माण ऊंचे धरातल पर किया जाता था। बाढ़ से प्रतिवर्ष लोगों की काफ़ी क्षति होगी तथा वे अपना मूल निवास छोड़कर अन्यत्र बसने के लिए बाध्य हुए होंगे। मार्शल को मोहनजोदड़ो की खुदाई में विभिन्न स्तरों से बालू की परतें मिली हैं, जो बाढ़ के कारण ही जमा हुई थीं। इसी प्रकार मैके ने चंद्रहुदड़ो की खुदाई में बाढ़ के प्रमाण प्राप्त किए हैं। उनका मत है कि बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए यहाँ के निवासी ऊंचे धरातलों पर जाकर बस गए होंगे। आगे एस.आर. राव को लोथल भागत्राव में भी भीषण बाढ़ आने के संकेत मिलते हैं। बाढ़ में उनके समृद्ध बंदरगाह नष्ट हो गए होंगे तथा भवन ढह गए होंगे। बाढ़ के साथ बहाकर लाई गई मिट्टी ने नदी तल को ऊंचा कर दिया होगा, जिससे संकट और बढ़ गया होगा। ठीक है, बाढ़ नहीं बढ़ गया होगा, संकट और बढ़ गया होगा। आगे दोस्तों थोड़ा आप लोग रोक के एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सुन भी लीजिएगा। ठीक है, ताकि और स्पष्ट हो जाए। आगे, यद्यपि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाढ़ के कारण सिंधु तट पर बसे कुछ प्रमुख नगर नष्ट हो गए, तथापि इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती कि इस सभ्यता के जो नगर सिंधु अथवा अन्य नदियों के
तटों पर स्थित नहीं थे, उनका विनाश कैसे हुआ। अतः इस पूरी सभ्यता के विनाश के लिए हमें कुछ अन्य कारणों को भी उत्तरदायी मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे है दोस्तों। गार्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट आदि विद्वानों के अनुसार बाह्य आक्रमण का भी सैंधव सभ्यता के विनाश में प्रमुख हाथ था या हाथ रहा होगा। पुरातत्व संबंधी अवशेषों से यह निश्चित संकेत मिलते हैं कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया तथा वहां के लोगों की अत्यंत निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। केवल एक कमरे में 13 मृत व्यक्तियों के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। एक गली से कुछ व्यक्तियों के अस्थिपंजर के ढेर मिले हैं, जिनमें स्त्रियों तथा बालकों के भी अस्थिपंजर सम्मिलित हैं। ठीक है, आक्रमण होगा तभी ना ऐसा हुआ। आगे व्हीलर ने हड़प्पा में अपने उत्खनन के दौरान एक टीले के चारों ओर सुरक्षा भित्ति का पता लगाया। साथ ही ऋग्वेद में उल्लिखित पुरंदर तथा हरियूपिया शब्दों की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। इस आधार पर आर्य आक्रमण का सिद्धांत गढ़ने में उन्हें सफलता मिली, क्योंकि पुरंदर का अर्थ होता है दोस्तों दुर्गों का विनाशक। उन्होंने फौरन यह घोषणा कर दी कि सरसरी तौर पर इंद्र यानी आर्यों के प्रतीक सैंधव पुरों के विनाश के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। हरियूपिया का तादात्म्य हड़प्पा से स्थापित करते हुए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्यों ने ईसा पूर्व 1500 के लगभग अचानक आक्रमण करके सैंधव नगरों को ध्वस्त कर दिया तथा वहां के नागरिकों को मार डाला। किंतु अब आर्य आक्रमण का सिद्धांत कल्पना की उपज सिद्ध हो गया है। मोहनजोदड़ो के जिन नर कंकालों का विद्वानों ने उल्लेख किया है वे ना तो एक ही स्तर के हैं और ना ही वह इस सभ्यता का अंतिम स्तर है। ये कंकाल ऊपरी स्तर से भी नहीं मिलते। इन पर शारीरिक घाव के चिन्ह बहुत कम हैं। कुछ के मस्तक पर कटने के ऐसे निशान हैं जो अंशतः भर गए हैं। इससे सूचित होता है कि चोट लगने तथा मृत्यु के बीच काफ़ी अंतराल था। पुनश्च जिस स्तर से ये कंकाल मिलते हैं वहाँ अथवा उसके बाद के स्तरों से युद्ध में प्रयुक्त होने वाली कोई भी सामग्री जैसे बाढ़, भाला, फरसा, कवच आदि नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कभी भी इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि इतने बड़े पैमाने पर आक्रमण हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार इनमें से अधिकांश की मृत्यु फ्लेग, मलेरिया जैसी बीमारियों से हुई जान पड़ती है। अतः आर्यों द्वारा सैंधव वासियों पर आक्रमण कर उनकी सामूहिक हत्या किए जाने की बात पुष्ट नहीं होती। जहाँ तक हरियूपिया के हड़प्पा से तादात्म्य का प्रश्न है, इसके लिए दोनों शब्दों में मात्र ध्वनि साम्य के अतिरिक्त अन्य कोई आधार नहीं है। अतः अब आर्यों को सैंधव सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। आगे है दोस्तों। अमेरिकी पुराविद रिचर्ड एच मीडो ने भी स्वीकार किया है कि 1921 ईस्वी में आज तक मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता जिससे सिद्ध हो सके कि ये नगर आक्रमणकारियों द्वारा विनष्ट किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विनष्ट किए गए। आगे, बाढ़ तथा बाह्य आक्रमणों के साथ साथ विद्वानों ने सैंधव सभ्यता के विनाश के पीछे कुछ अन्य कारण भी खोज निकाले हैं। इनका सारांश इस प्रकार से है। पहला, ऑरेल स्टीन, A.N. घोष आदि विद्वानों का मत है कि सैंधव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। इनके अनुसार सिंध, राजस्थान, पंजाब आदि में पहले काफ़ी पानी बरसता था तथा इन क्षेत्रों में घने वन स्थित थे। धीरे धीरे ईंट पकाने तथा मकान बनाने के लिए जंगलों की कटाई की गई तथा जमीन के ऊपर से घास की छाया समाप्त होती गई। इस कारण पानी बरसना काफ़ी कम हो गया होगा तथा इससे कृषि की पैदावार घट गई होगी। बड़े पैमाने पर वनों के कट जाने से सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई तथा यहाँ के निवासी
भूखमरी के शिकार हो गए। आगे, जलवायु परिवर्तन से नदियां भी सूख गईं तथा सैंधव नगरों का विनाश हो गया। नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों। आगे, भूतत्व वैज्ञानिक एम आर साहनी का विचार है कि सैंधव नगरों का विनाश भारी जल प्लावन के कारण हुआ। जल प्लावन के कारण जमीन दलदल तथा कीचड़ युक्त हो गई, यातायात बाधित हुआ एवं पैदावार घट गई। इस कारण लोग अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जा बसे तथा क्रमशः सभ्यता का विनाश हो गया। इसी प्रकार एच टी लैम्ब्रिक तथा माधव स्वरूप वत्स जैसे विद्वान सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन को इस सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं। वत्स के अनुसार हड़प्पा नगर का विनाश रावी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण संभव है। ठीक है, इन्हीं के कथनों पर दोस्तों मोहनजोदड़ो नाम का जो ऋतिक रोशन का फिल्म बना है उसको आप देखिएगा। नदी को परिवर्तित किया गया है, मोड़ा गया है और उसको बंधा बना दिया गया था। लास्ट में बांधा टूट जाता है और नदी के कारण सब जो है मोहनजोदड़ो पूरा डूब जाता है। ठीक है, यही दिखाया गया है। आगे, जी एफ डेल्स के अनुसार कालीबंगन का विनाश घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ। नदियों द्वारा इस प्रकार मार्ग बदल देने से पीने तथा खेती के लिए पानी का अभाव हो गया और जलीय व्यापार ठप पड़ गया, जो अंततः सैंधव नगरों के पतन में सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, आगे नंबर 3 है दोस्तों के यू आर कनेडी ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों का परीक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष दिया है कि सैंधव निवासी मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए। इन आकस्मिक बीमारियों ने उनके जीवन का अंत कर दिया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। नंबर 4 है दोस्तों, कुछ विद्वान आर्थिक दुर्व्यवस्था को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण निरूपित करते हैं। सैंधव नगरों की समृद्धि का मुख्य आधार उनका पश्चिमी एशिया, विशेषकर मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के साथ व्यापार था। यह व्यापार 1750 ईसा पूर्व के लगभग अचानक समाप्त हो गया। इस कारण सैंधव सभ्यता का नगरीय स्वरूप भी समाप्त हो गया तथा उसमें ग्रामीण संस्कृति के चिन्ह स्पष्ट होने लगे। व्हीलर ने इस सभ्यता के उत्तर काल में पतन के लक्षणों का निरूपण करते हुए बताया है कि प्राचीन बड़े भवन छोटे छोटे कमरों में विभक्त हो गए तथा मकानों को बनाने के लिए पुरानी ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। ओके, आगे दोस्तों नंबर 5 पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब आगे नंबर 5 पॉइंट दोस्तों, एम दिमित्रियेव नामक रूसी विद्वान के अनुसार सैंधव सभ्यता का विनाश पर्यावरण में अचानक होने वाले किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट अदृश्य गाज के माध्यम से हुआ। इस अदृश्य गाज से निकली हुई ऊर्जा तथा ताप 15,000 डिग्री सेल्सियस के लगभग मानी जाती है। ठीक है, सूर्य के ताप की तरह, जिससे दूर दूर तक सब कुछ विनष्ट हो जाता है। यह पर्यावरण को पूर्णतः विषाक्त कर वायु दूषित कर देता है। मोहनजोदड़ो क्षेत्र से प्राप्त नरकंकालों की दशा तथा भीषण अग्नि से पिघले पाषाण अवशेषों से दिमित्रियेव के निष्कर्ष का समर्थन भी होता है। उन्होंने इस संबंध में महाभारत में उल्लिखित इसी प्रकार के विस्फोट की ओर संकेत किया है, जो मोहनजोदड़ो के समीप हुआ था। इस प्रकार इन विभिन्न कारणों ने मिलकर सैंधव सभ्यता को समाप्त कर दिया। स्पष्ट है कि इसका अंत अचानक न होकर एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम था। अतः इसके लिए किसी कारण विशेष को उत्तरदायी ठहराना समीचीन नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, समीचीन नहीं होगा। बीबी लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में भारी गिरावट के फलस्वरूप इस सभ्यता की समृद्धि जो है वो समाप्त हो गई तथा नगरीकरण का अंत हुआ। उल्लेखनीय है कि
अभी हाल में गुजरात के कच्छ तथा अन्य भागों में आए भूकंप से जो भारी तबाही हुई है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में समृद्ध सैंधव नगरों का विनाश भूकंप के प्रकोप से भी हुआ होगा। ठीक है, आगे दोस्तों, सैंधव सभ्यता की देन। आइए इसको भी हम लोग पढ़कर और इस पूरी चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं। अध्याय 3 आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए। परवर्ती भारतीय सभ्यता के अधिकांश तत्वों का मूल हमें भारत की इस प्राचीनतम सभ्यता में दिखाई देता है। आगे, सैंधव सभ्यता की खोज ने हमारे इतिहास को एक सातत्य प्रदान किया है तथा इसकी प्राचीनता को ईसा पूर्व 3000 से 2500 तक पहुंचा दिया है। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि आर्यों के आगमन के समय तक लगभग ईसा पूर्व 1500 तक भारतीय संस्कृति के इतिहास में 1000 वर्षों का व्यवधान है, किंतु सैंधव सभ्यता ने इसे हटा दिया है। पुराणों में भारत का जो पारंपरिक इतिहास वर्णित है वह प्रलय के बाद से प्रारंभ होकर महाभारत युद्ध लगभग 1400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चूँकि सैंधव सभ्यता प्रलयोत्तर है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सैंधव सभ्यता से लेकर महाभारत युद्ध तक की ऐतिहासिक परंपराओं में एक सातत्य है, सत्यता भी है बोल सकते हैं। भारतीय यानी हिंदू सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कलात्मक पक्षों का आदि रूप हमें सैंधव सभ्यता में प्राप्त हो जाता है। सामाजिक जीवन के क्षेत्र में हम चातुर्वर्ण व्यवस्था के बीज सैंधव सभ्यता में पाते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर विद्वानों ने सैंधव समाज को 4 वर्गों में बांटा है: विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। इन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का पूर्वज कह सकते हैं। आगे, आर्थिक जीवन के क्षेत्र में हम पाते हैं कि कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों, व्यापार, वाणिज्य आदि का संगठित रूप से प्रारंभ सैंधव वासियों ने ही किया, जिनका विकास बाद की सभ्यताओं में हुआ। यहीं के निवासियों ने बाह्य जगत से संपर्क स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया, जो बाद की सदियों तक विकसित होता रहा। भारतीय आहत मुद्राओं पर अंकित कुछ प्रतीक सैंधव लिपि के चिन्हों जैसे हैं, जबकि सांचे में ढाल कर तैयार की गई मुद्राएं अपने आकार प्रकार के लिए सैंधव मुद्राओं की ऋणी हैं। ठीक है, आगे, आहत सिक्कों की माप सैंधव बाटों की माप से मिलती है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बर्तनों, मिट्टी की वस्तुओं आदि पर अंकित कुछ चिन्ह, आकृतियाँ, प्रतीक आदि पंजाब से ईसा पूर्व की प्रारंभिक सदियों की वस्तुओं पर अंकित मिलते हैं। सैंधव सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव हिंदू धर्म तथा धार्मिक विश्वासों पर दिखाई देता है। मार्शल ने उचित ही सुझाया है कि हिंदू धर्म के प्रमुख तत्वों का आदि रूप हमें सैंधव धर्म से प्राप्त हो जाता है। इन्हें हम इस प्रकार रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला है दोस्तों, सैंधव धर्म में माता देवी का प्रमुख स्थान था। इसी का विकसित रूप बाद में शाक्त धर्म के रूप में दिखाई देता है। सिंधु घाटी के लोगों ने अपने पीछे मातृ पूजन की जो परंपरा छोड़ी, उसे भारतीय लोगों ने शक्ति देवी, ग्राम देवता आदि के रूप में स्वीकार किया तथा वह आज तक सर्वोपरि देवी के रूप में विद्यमान है। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों, सैंधव धर्म में जिस पुरुष देवता के अस्तित्व मिलते हैं उसे ऐतिहासिक काल में शिव का आदि रूप स्वीकार किया गया है। यहाँ से लिंग पूजा के प्रमाण मिलते हैं। कालांतर में हिंदू धर्म में इसे ही शिव का प्रतीक मान लिया गया है। सैंधव मुद्राओं पर योगासन में बैठे हुए देवता का चित्र मिलता है। इसका विकास कालांतर में दक्षिणामूर्ति रूपी शिव तथा योगी रूपी बुद्ध की मूर्तियों के रूप में दिखाई पड़ता है। सारनाथ में प्रवचन देते हुए महात्मा बुद्ध की मूर्तियां इसी प्रकार की है। सैंधव प्रदेशों में दाढ़ी युक्त नग्न पुरुष की कुछ मृण मूर्तियां मिली हैं। ये खड़ी मुद्रा में है। ठीक है, 1 सेकंड दोस्तों, डॉग भौंक रहा है, थोड़ा वेट करते हैं।
आगे दोस्तों देख लेते हैं, खड़ी मुद्रा में है। आगे, पैरों के बीच थोड़ा अंतर है तथा भुजाएं शरीर के दोनों ओर समानांतर है। एक सेकंड दोस्तों, बहुत डिस्टर्ब हो लगता है दोस्तों। अब जाके थोड़ा डॉग लोग थोड़ा शांत हुए हैं, नहीं तो बहुत ही देर तक परेशान किए दोस्तों। लगभग 20 मिनट हम इंतजार किए। और जो अंडरलाइन किए दोस्तों ग्रीन कलर में, उसको देखिए, पैरों के बीच थोड़ा अंतर है तथा भुजाएं शरीर के दोनों ओर समानांतर हैं। ठीक है, समानांतर है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसी में खलल दिए थे ये लोग, पशुपतिनाथ के वाहन। आगे, इस मूर्ति का विकास बाद में जैनियों के कार्योत्सर्जन मुद्रा की मूर्तियों में देखने को मिलता है, जिनमें ध्यानावस्थित तीर्थंकरों को इसी प्रकार दिखाया गया है। मथुरा संग्रहालय में तीर्थंकर ऋषभ देव की जो मूर्ति स्थापित है वह इसी मुद्रा में है। जरा बताइएगा कि ऋषभ देव जो हैं वो किस धर्म से संबंधित थे और किस धर्म के ये तीर्थंकर थे और कौन से नंबर के थे। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो पढ़ रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों, जिन्हें खाली टाइम पास करना है उनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, आगे, इस प्रकार स्पष्ट है कि शैव धर्म की भांति बौद्ध तथा जैन धर्मों का आदि रूप भी हमें सैंधव सभ्यता में ही मिल जाता है। नंबर 3 पॉइंट देखेंगे। नंबर तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सैंधव सभ्यता में वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न मुद्राओं पर अंकित पीपल के वृक्ष, टहनी, पत्तियों आदि से स्पष्ट है कि पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। कालांतर में हम पाते हैं कि बौद्ध तथा हिंदू दोनों ही धर्मों में पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई है या हुई थी। भरहुत, सांची आदि के स्तूपों पर इसका अंकन है। जहाँ तक हिंदू धर्म का प्रश्न है, पीपल की महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता थी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने को वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल बताया है। ठीक है, आगे, पुराणों में वर्णित है कि, एक सेकंड दोस्तों, पुराणों में वर्णित है कि जो लोग अश्वत्थ पर जल चढ़ाते हैं यानी पीपल पर जल चढ़ाते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। आज भी हिंदू धर्म में पीपल में देववास माना जाता है तथा उसे काटना या जलाना महापाप कहा जाता है, जो कि वास्तविक है दोस्तों। आज भी हिंदू लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं। आगे, यह विचार हिंदू धर्म ने सैंधव सभ्यता से ही ग्रहण किया है। आगे है नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, सैंधव सभ्यता में विभिन्न पशुओं की धार्मिक महत्ता थी। कालांतर के हिंदू धर्म में भी हमें पशु पूजा के प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न मुद्राओं से ज्ञात होता है कि सिंधुवासी ऋषभ तथा भैंसा को पवित्र मानते तथा उनकी पूजा करते थे। कालांतर के हिंदू धर्म में ऋषभ का संबंध शिव से जोड़कर उसे पूज्य माना गया है। ऋषभ यानी बैल। सैंधव शिव के साथ सिंह का भी अंकन है, जिसे हिंदू धर्म में दुर्गा का वाहन माना गया है। ठीक है, दुर्गा माता का वाहन माना गया है। सैंधव मुद्राओं से पता चलता है कि नाग पूजा भी होती थी। हिंदू धर्म में आज भी नाग पूजा, नाग पंचमी मनाया जाता है ना, नाग पूजा प्रचलित है। नाग पंचमी उसी के रूप में है। आगे नंबर 5 पॉइंट, सैंधव सभ्यता के लोग जल को पवित्र मानते थे तथा धार्मिक समारोह के अवसर पर सामूहिक स्नान आदि का महत्व था। जैसा कि वृहद स्नानागार से पता लगता है कि यह भावना भी हमें बाद में हिंदू धर्म में देखने को मिलती है। कुंभ में पूजा में धूप दीप का भी प्रयोग होता था। माता देवी की कुछ मूर्तियों के ऊपर दीप तथा धुएं के चिन्ह हैं। कुछ मुद्राओं पर अग्नि जलती हुई चित्रित है। ये सभी विधियां हिंदू उपासना में भी मिलती है। नंबर 6 है दोस्तों, सैंधव निवासी स्वास्तिक, स्तंभ आदि प्रतीकों को भी पवित्र मानकर उनकी पूजा करते थे। मुद्राओं पर इनके चित्र मिलते हैं। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है। स्तंभ की बौद्ध धर्म में प्रतिष्ठा थी। नंबर 7, सैंधव निवासी ताबीज़ धारण करते थे। इनके द्वारा वे भौतिक व्याधियाँ अथवा प्रेतात्माओं से छुटकारा पाने का प्रयास करते थे। इस प्रकार का अंधविश्वास आज भी हमें हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। आगे, सैंधव सभ्यता में
प्राप्त विभिन्न देवी देवताओं, पशु पक्षियों आदि की मूर्तियों से स्पष्ट है कि वहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे तथा अपने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। मार्शल का विचार है कि वे लकड़ी के मंदिर बनाते थे। कालांतर के पौराणिक हिंदू धर्म में मूर्ति तथा मंदिर उपासना के सर्वमान्य अभिष्ठान बन गए। अतः इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि कालांतर का हिंदू धर्म सैंधव धर्म का ही विकसित रूप है। धर्म के ही समान भारतीय कला के विभिन्न तत्वों का मूल रूप भी हमें सैंधव कला में दिखाई देता है। भारतीयों को दुर्ग निर्माण तथा प्राचीरों के निर्माण की प्रेरणा यहीं के कलाकारों ने दी थी। सुनियोजित ढंग से नगर बसाने का ज्ञान भी हमें हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त होता है। मौर्य कलाकारों ने स्तंभ युक्त भवन बनाने की प्रेरणा सैंधव सभ्यता से ही ग्रहण किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में स्तंभ युक्त भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद से भी पता चलता है कि अनार्यों के पूर्व शतभुजी अर्थात 100 खंभों वाले थे जिनका इंद्र ने भेदन किया था। यहाँ सैंधव दुर्गों की ओर भी संकेत है। लगता है इन्हीं के अनुकरण पर मौर्य कलाकारों ने चंद्रगुप्त के खंभों वाले राजप्रासाद का निर्माण किया था। मूर्ति कला का प्रारंभ सर्वप्रथम सिंधु घाटी में ही किया गया। वहाँ के कलाकारों ने पाषाण, ताम्र, कांसा आदि की जिन कलात्मक मूर्तियों का सृजन किया, उनका व्यापक प्रभाव बाद की हिंदू कला पर पड़ा। कुछ मुद्राओं पर वृषभ का अत्यंत सजीव तथा प्रभावपूर्ण चित्र मिलता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि अशोक के समय में रंगपूर्वा वृषभ की आकृति इसी के अनुकरण पर बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की जो मूर्ति मिलती है, उसी के अनुकरण पर मथुरा की पाषाण वेष्टिनी पर यक्षी मूर्तियों का निर्माण हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार ऐतिहासिक काल की प्रारंभिक मूर्तिकला सैंधव मूर्तिकला से प्रभावित है। आगे दोस्तों, सैंधव सभ्यता की एक प्रमुख देन नगर जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ। सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि के क्षेत्र में सैंधव लोगों ने बाद की पीढ़ियों का दिशा निर्देशन किया है। नगर शासन के क्षेत्र में भी उनका योगदान है, क्योंकि उनके नगरों में स्वास्थ्य एवं सफाई आदि के लिए नगर महापालिकाओं का अस्तित्व अश्वमेव रहा होगा। सैंधव निवासियों का शासन अत्यंत सुदृढ़ एवं एकात्मक था। कहा जा सकता है कि एक छत्र एवं सुदृढ़ शासन की प्रेरणा भारतीयों को उन्हीं से मिली। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सैंधव सभ्यता में केवल नगरों का ही अंत हुआ, संपूर्ण सभ्यता का नहीं। इसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा ग्रामीण जीवन से संबंधित सभी तथ्य केवल अवशिष्ट रहे, अपितु उन्हें आज भी भारतीय जनजीवन में न्यूनाधिक परिवर्तनों के साथ देखा जा सकता है। अतः यह कहना समीचीन नहीं है कि आर्यों ने सैंधव सभ्यता का विनाश किया। आगे दोस्तों, सैंधव सभ्यता के अंत के पश्चात देश के विभिन्न भागों में कई ग्रामीण संस्कृतियों का उदय हुआ। इनमें सिंधु क्षेत्र में झूकर संस्कृति, पश्चिमी पंजाब में कब्रिस्तान एच संस्कृति, आगे पूर्वी पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में पांडुवर्णी मृतभांड वाली संस्कृति तथा गुजरात क्षेत्र में लाल चमकदार मृतभांड संस्कृति आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सभी की पहचान अनेक प्रकार के मृतभांडों के आधार पर की जाती है। इसके साथ ही देश के विभिन्न भागों में कई विकसित कृषि संस्कृतियां अस्तित्व में आई। नगरीकरण प्रायः विलुप्त हो गया, जिसका पुनर्प्रारंभ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये जो है अध्याय नंबर 3 आदि इतिहास धातु काल का प्रारंभ यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, 5 टॉपिक्स में इसको हम लोगों ने समाप्त किया। नेक्स्ट हम लोग दूसरा अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे।
ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार केसी श्रीवास्तव के बुक को ऑडियो बुक में यहाँ रिव्यू किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक यह बुक पहुँच सके। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि अन्य बुक जब भी आए तो आपको सही टाइम पर मिल सके। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू।